अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं एक्चुअली आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं जो मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़े होंगे, और वो है न्यूटन के तीनों लॉज। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? तो याद रखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक और भी नाम है, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पर नज़र डाल लेते हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इस लॉ के मुताबिक हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, यानी कि जो बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट है यानी कि रुकी हुई है, तो वो कोशिश करती है कि वो रुकी रहे। ठीक है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो कोशिश करती है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहे। ठीक है, लेकिन कब तक ऐसा वो कोशिश करती है? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। ऐसी फोर्स अप्लाई ना हो जो कि उसको मतलब अगर तो कोई बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगी तो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ठीक है ना, तो फोर्स का कुछ ज़्यादा होना ज़रूरी है, अनबैलेंस होना ज़रूरी है, ताकि फिर वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके। एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो वो कब तक वहाँ रखी रहेगी? ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो अगर कोई बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है, उसके ऊपर फोर्स ज़रूर अप्लाई हो रही है। अगर कोई बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है तो वेट यानी कि ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, और जिस टेबल के ऊपर वो रखी हुई है उसका नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं तो वो रहेगा इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, अगर हम अपनी फोर्स अप्लाई करें जो कि अनबैलेंस हो तो हम उसे ज़रूर मूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग कहोगे कि भाई एक बॉल को अगर थ्रू किया जाए ज़मीन पर तो वो थोड़ी देर बाद तो रुक जाती है, तो हालांकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, लेकिन अगर ऑब्जर्व करो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन भी ऐसा नहीं कि बॉल ज़मीन पे गिरी और रुक गई, फ्रिक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अमाउंट को कम करती रहती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेट को चेंज करती है। हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है और उस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है हर बॉडी के पास होती है जिससे वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। यानी कि अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा तो वो अपनी स्टेट को ज़्यादा कंटिन्यू करेगी, और अगर किसी बॉडी का इनर्शिया कम तो वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश कम करेगी। और अगर हम इस इनर्शिया को डिफाइन करें कि इनर्शिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो याद रखो इनर्शिया इज़ द मेजरमेंट ऑफ मास। किसी बॉडी का जो मास होता है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा होगा इनर्शिया। ठीक है, यानी कि जिन बॉडीज़ के मासेस ज़्यादा हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा है, और अगर उनका इनर्शिया ज़्यादा है तो उनकी स्टेट को चेंज कराना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दोज बॉडीज़ जिनका मास कम है। जिनका मास कम, जिनका इनर्शिया कम, उनको रोकना आसान और उनको मूव कराना भी आसान, यानी कि उनकी स्टेट को चेंज कराना आसान है। भाई अगर सेम स्पीड के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ट्रक और कार, और दोनों सेम टाइम पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कार पहले रुकेगी क्योंकि उसका मास कम है, ट्रक का मास ज़्यादा है, तो वो अपनी स्टेट को ज़्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। जब भी आप देखो ट्रेन का मास ज़्यादा होता है या प्लेन का मास ज़्यादा होता है तो ब्रेक्स अप्लाई होने पर फ़ौरन नहीं रुकती है। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा किसी बॉडी का इनर्शिया होता है उतना ही ज़्यादा बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है, और इसी वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ताकि बात समझ में आ सके। न्यूटन फर्स्ट लॉ में जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल है जहाँ पर हम एक ट्री को शेक करेंगे, फल लगे हुए हैं दरख्त के ऊपर, और हम जो है वो दरख्त को थोड़ा सा हरकत देंगे, शेक करेंगे, और नतीजे में क्या होगा कि जो दरख्त है वो तो अपनी जगह को चेंज करेगा, स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन फल अपनी जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में वो टूट कर पेड़ से गिर सकता है। इसकी एक एग्जांपल है आपके सामने, इसको ज़रा सा देखिए कि ये एक मशीन है जो कि फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली जो है वो अब दरख्त को पकड़ती है और दरख्त को शेक करने की कोशिश करती है। दरख्त को जैसे ही शेक करेगी आप देखेंगे दरख्त हरकत करेगा, फल वहीं रह जाएगा, और नतीजे में जो फल है वो गिर जाते हैं दरख्त से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शेकिंग अ ट्री है वो एग्जाम्पल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की।
दूसरी एग्जांपल है एक कार्ड और एक कॉइन की ट्रिक है। ये हमारी बुक के अंदर भी मेंशन है। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक कार्ड है, एक पानी का गिलास है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और उसी के ऊपर एक कॉइन है। अगर मिसाल के तौर पे हम हल्के हल्के हरकत देते हैं इस कार्ड को, तो आप देखेंगे जो कॉइन है वो इसी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसी कार्ड को बहुत तेज़ी के साथ हरकत देंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉइन है अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखते हुए गिलास में गिर जाएगा, कुछ इस तरह। ये देखो, तो जो कॉइन है उसने अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखा और नतीजे में आप देखेंगे कि वो जो है रह गया वहीं पर ही, और नतीजे में ग्रेविटी की वजह से पानी के अंदर गिर जाएगा। तो कार्ड एंड कॉइन की ये जो ट्रिक है, ये भी एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तीसरी एग्जांपल है जब डस्ट पार्टिकल कारपेट को छोड़ देते हैं। अगर हम शेक करते हैं कारपेट को या फिर हम उसे हिट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो मिसाल के तौर पे एक कारपेट है जो कि हैंग हुआ हुआ है, हम जैसे ही इसको हिट कर रहे हैं तो कारपेट तो हरकत में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखते हुए कारपेट की सरफेस से अलग हो जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल का कारपेट से अलग हो जाना हिट करने की वजह से, ये भी एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। चौथी एग्जांपल हम देखेंगे, आमतौर पर जब गाड़ियों को अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक जो जर्क हमें महसूस होता है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया की एग्जांपल है। ये जो हम आगे की तरफ हो जाते हैं, ये इसी वजह से होते हैं कि जब गाड़ी चल रही है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ मोशन में, कार रुक जाती है लेकिन बाकी बॉडी जो है वो स्टेट को कंटिन्यू करती है और नतीजे में हम जो है वो आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। तो ब्रेक्स अप्लाई होने पर हमारा आगे की तरफ मूव करना एक एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो अब आ जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर। न्यूटन का सेकंड लॉ भी जाहिर सी बात है कंटिन्यूटी है, जब भी लॉज ऑफ मोशन के अंदर शामिल है ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है। हो सकता है कि वो रेस्ट से मोशन में आ रही हो सकता है वो स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में आ रही हो, बट एक्सेलरेशन तो है ना। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन इस स्टेटमेंट के मुताबिक दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे और दूसरा डिपेंड करेगा उस बॉडी के मास पे, ठीक है। और फोर्स पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली। दो बॉडीज़ हैं, एक पर आप कम फोर्स और दोनों के मासेस सेम है, एक पर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो, एक पे कम फोर्स अप्लाई करो, तो किसकी वेलोसिटी में ज़्यादा तब्दीली आएगी, किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यकीनन उस बॉडी में जिस पर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से मास के साथ कैसा रिलेशन है इस एक्सेलरेशन का, तो वो रिलेशन है इनवर्सली रिलेशन, यानी कि अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। भाई दो बॉडीज़ हैं, एक का मास ज़्यादा एक का कम, आप दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो किस बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यकीनन हल्की वाली बॉडी के अंदर। तो डेरिवेशन भी देख लो इसकी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फोर्स पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली डिपेंड कर रही है मास पे, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम कंबाइन करें इन्हीं दोनों इक्वेशंस को तो हमें मिल जाएगा a इज़ प्रोपोर्शनल टू f अपॉन m, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और आएगा एक कांस्टेंट। और इस लॉ के अंदर आने वाले कांस्टेंट k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर हम मेजर कर रहे हैं तमाम के तमाम यूनिट्स SI सिस्टम के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हम अगर मेजर कर रहे हैं तमाम यूनिट्स को, तो k की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर k की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई f अपॉन m, और अगर मल्टीप्लाई करा भी दें 1 से तो आंसर आ जाएगा a इज़ इक्वल टू f अपॉन m। और अगर f की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा f इज़ इक्वल टू ma। तो न्यूटन के सेकंड लॉ की एक और बड़ी इंपॉर्टेंस, हमें फोर्स की एक और डेफिनेशन मिल जाती है, हमें उसका एक फॉर्मूला मिल जाता है कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और इसकी मदद से हम उसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहलाता है न्यूटन।
तो आइए कुछ एग्जांपल्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की भी देख लेते हैं ताकि बात समझ में आ सके कि फोर्स का कैसा रिलेशन है एक्सेलरेशन या मास के साथ। तो पहली एग्जांपल में आप देखेंगे कि एक जो है वो कराटे एक्सपर्ट है जो कि अपने हाथ की एक्सेलरेशन से बहुत तेज़ी के साथ जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है अपने हाथ में, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है तो नतीजे में फोर्स भी ज़्यादा ही होती है। आप देख सकते हैं ये बहुत तेज़ी के साथ हाथ को मूव करते हैं, और जब एक्सेलरेशन ज़्यादा तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगी। आप देखें, ये देखिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करवा के एक्सेलरेशन ज़्यादा रखी तो फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई हुई, और नतीजे में आपने देखा कि जो ब्रेक्स हैं वो टूट गई। तो ये एक एग्जांपल होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करी और उसकी वजह से जो है वो ये जो ब्रिक्स थी वो टूट गई। जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं, ठीक है ना, तो हम जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराते हैं, एक स्लो बॉल को तेज़ कर देते हैं हमारे हिट करने से। ये भी एक एग्जांपल हो सकती है। देखिए आप यहाँ पर एक बॉल जा रही है जिसकी स्पीड कम है, लेकिन जैसे ही हिट करते हैं तो हिट करने पर ये जो हिट किया ना यहाँ से, तो इसका मतलब बॉल पे इस तरफ फोर्स अप्लाई करी, तो जिस तरफ फोर्स अप्लाई करी बॉल में उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो इतनी कॉमन एग्जांपल है कि जब भी हम बॉल को हिट कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में अप्लाई होती है उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ। तीसरी एग्जांपल एक रॉकेट लॉन्च की है कि जब रॉकेट जो है वो लॉन्च होता है तो किस तरीके से वर्क करता है। तीसरी जो एग्जांपल है वो एक रॉकेट लॉन्च की है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो नतीजे में क्या होता है, बार बार क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन लानी होती है, रॉकेट रुका हुआ होता है लॉन्च होने से पहले, तो हमें जो है वो इस तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी होती है इस डायरेक्शन में। तो यकीनन जो है वो फोर्स बढ़ती चली जाती है, ये जो यहाँ से गैसेस निकलती हैं उनका अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ता है, और जब फोर्स बढ़ता रहता है तो नतीजे में एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होता रहता है। देखिए यहाँ पर गैसेस जो है वो बर्न होती हैं, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती हैं। वैसे तो न्यूटन थर्ड लॉ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये जो गैसेस फोर्स अप्लाई करती हैं उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है रॉकेट में, और जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है। तो आप देखें जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर जाता है। सो रॉकेट का लॉन्च होना न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल भी है और साथ साथ न्यूटन सेकेंड लॉ की एग्जाम्पल भी है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, एक सोडा केन रेस अगर करवाई जाए, एक केन हो जो कि जो है वो भरा हुआ हो और एक हो जो कि खाली हो, यानी कि एक का वेट ज़्यादा एक का वेट कम, तो आपको पता है कि फोर्स ज़्यादा अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कैन रखे हुए हैं, एक खाली वाला और एक भरा हुआ, और उसे एक रैम्प से जो है वो हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, ठीक है ना, एक रैम्प सा बना हुआ है। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका मतलब फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है, और फोर्स ज़्यादा अप्लाई होने का मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और यहाँ वाली एग्जांपल के अंदर कुछ जो है वो बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स हैं, और उनके मासेस डिफरेंट हैं, तो जाहिर सी बात है जिसका मास ज़्यादा मतलब उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही होगी वेट की, और नतीजे में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इन दोनों एग्जांपल्स को जो है ना गौर से आप देखो किस तरीके से काम करती हैं। हैवी वाली बॉडी तेज़ी से मूव करती है नीचे की तरफ, तो वेट ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा इन रैम के ऊपर, और ये भी एग्जांपल है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। उसके बाद बारी आती है न्यूटन के थर्ड लॉ की। बहुत ही कॉमन लॉ है और स्टूडेंट्स को उसे समझने में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स इसको सही तरह से समझ नहीं पाते, ठीक है ना, वो इस बात को कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते कि क्या रहा है थर्ड लॉ। तो पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है जिसके मिकदार या अमाउंट बराबर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है ऑपोजिट। तो अब एक्शन क्या चीज़ है, याद रखो, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, या कोई एक बॉडी जो कि इन्वायरमेंट पर या किसी और बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो वो उसका एक्शन है। नतीजे में वो इन्वायरमेंट, वो बॉडी, वो सिस्टम जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा वो कहलाएगा रिएक्शन। सबसे कॉमन एग्जांपल दी जाती है कि एक बॉल को हमने फेंका दीवार की तरफ, ठीक है, तो बॉल जाकर जब दीवार से टकरा रही है तो उस वक्त बॉल ने दीवार पे किया एक्शन, ठीक है, नतीजे में दीवार भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी और वो कहलाएगा रिएक्शन। इस लॉ के मुताबिक हर अमल का यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी कि बॉल जितनी फोर्स अप्लाई करेगी दीवार पर उतनी ही फोर्स दीवार भी बॉल के ऊपर अप्लाई करेगी, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अगर बॉल इस तरफ जाके टकराई है तो रिएक्शन इस तरफ होगा, अगर बॉल ने फोर्स इस तरफ अप्लाई की है तो रिएक्शन इस तरफ होगा। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है,
मिकदार बराबर होती है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसकी कई सारी मिसालें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग बड़ी कॉमन एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। क्या करते हैं स्विमिंग में हम अपने हाथों के ज़रिए पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और नतीजे में जितनी फोर्स हम पानी के ऊपर पीछे की तरफ अप्लाई कर रहे होते हैं उतनी ही फोर्स पानी हमारे ऊपर अप्लाई करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ, और हम स्विम कर जाते हैं। एक और बड़ी कॉमन एग्जांपल है और वो है हमारा रोड के ऊपर चलना। इतनी कॉमन एग्जांपल है हमारा चलना। हम क्या करते हैं जब हम पैर रखते हैं ज़मीन के ऊपर तो हम अपने पैर से ज़मीन को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं, बट रिएक्शन में क्या होता है, अर्थ हमें अप्लाई करती है फोर्स आगे की तरफ। हम पैर पीछे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वो हमारे पैर को आगे की तरफ धकेलती है और मैग्नीट्यूड बराबर होता है। जितनी फोर्स हम अप्लाई करते हैं उतनी ही फोर्स अर्थ भी हम पर अप्लाई करती है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ताकि एक्शन और रिएक्शन की ये जो फोर्सेस हैं ये आपको समझ में आ जाएं। सबसे पहली एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, मोशन ऑफ बोट। अब देखो यहाँ पे दो जो है वो स्विमर्स हैं जो कि स्विम कराने जो बोट को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। अब आप देखेंगे जो शख्स है ना वो जंप करता है, ठीक है ना, ये शख्स जो है वो जंप करेगा, एक्शन रिएक्शन होगा। अब क्या करेगा, ये जंप करने के लिए ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, एक्शन अप्लाई करेगा। नतीजे में इसके पैर जो है वो पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे इक्वली, जिसकी मदद से आप देखेंगे जो बोट है वो मूव होना शुरू हो जाएगी। देखो ये आगे की तरफ मूव करेगा, पैरों को पीछे की तरफ कर देगा, खुद आगे चला जाएगा और बोट इस तरफ मूव कर जाएगी। तो ये जो बोट मूव कर रही है फ़िलहाल जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है मोशन, वो भी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। और हत्ता कि अगर आप कोई चीज़ बोट से फेंकेंगे भी ना तो एक्शन रिएक्शन की वजह से बोट तब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ये एक छोटी एग्जांपल है, आजकल बहुत कॉमन है सोशल मीडिया के ऊपर। एक स्ट्रॉ के ज़रिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉ है और उस स्ट्रॉ को जो है वो टेप के ज़रिए एक बलून से बांधा हुआ है, बलून के अंदर हवा भरी हुई है। तो जैसे ही हम बलून की नेक को छोड़ेंगे हवा इस डायरेक्शन में निकलेगी, नतीजे में रिएक्शन होगा और ये बलून आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको भी आप देखें। और इसी उसूल के ऊपर रॉकेट भी एयर को रिलीज़ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जांपल आपने देखी है, यहाँ से एयर निकलती चली जा रही है और ये आगे की तरफ जा रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को शो करता है और सेम रॉकेट्स में भी ऐसे ही होता है। एक एग्जांपल है बॉल का बाउंस बैक होना, कि जब बॉल बाउंस बैक होती है किसी सरफेस से तो देखें किस तरीके से होती है। जब बॉल फॉर एग्जांपल ड्रॉप की जाती है तो वो ज़मीन से टकराती है, एक्शन अप्लाई करती है डाउनवर्ड, नतीजे में जो रिएक्शन होता है वो अपवर्ड अप्लाई होता है और ये वापस आ जाती है। तो वो जो एक कॉमन एग्जांपल आप सुनते हैं बॉल का दीवार से टकरा कर वापस आना, वो एक्चुअली एक्शन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है, रिकॉइल ऑफ द गन। अगर जो है वो गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो नतीजे में जो रिकॉइल होता है, गन वापस आती है पीछे की तरफ, वो भी एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इस तरफ एक्शन हुआ, बुलेट आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, और नतीजे में रिएक्शन की वजह से वो शख्स पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्शन है वो इस तरफ हुआ, रिएक्शन पीछे की तरफ हुआ। मैं अगर आपको फिगर बना के दिखाऊं तो एक्शन इस तरफ हो रहा है ना, ये एक्शन की डायरेक्शन है, तो रिएक्शन पीछे की तरफ होगा। अब या तो ये शख्स पीछे की तरफ गिर जाता है या फिर इसके हाथ में एक जर्क आता है, जो कि इस वाली एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो बुलेट के फायर होने से जो पीछे की तरफ वापस आता है ना, ये एक्चुअली एग्जांपल होती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इसी तरीके से रॉकेट का उड़ना, जहाज़ का उड़ना और इंसान का चलना तो मैंने बता ही दिया आपको। टायर का घूमना रोड के ऊपर जिसकी वजह से कार चलती है, रॉकेट का फ्लाई करना, तो ये तमाम न्यूटन लॉज थे जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने इनको आज डिस्कस किया। आई होप आपको तमाम समझ में आए होंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर एग्जांपल्स में और भी कुछ पूछनी है तो या आपको अगर नज़र आ रही हैं तो आप जो है वो बताओ, कमेंट्स के अंदर लिखो कि ये क्या ये भी एक एग्जांपल है, क्या ये भी है। इंशाल्लाह इससे और आपको बात समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।